हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। तो कैसे हैं दोस्तों? दोस्तों जो इंग्लिश हमारा पैटर्न चल रहा है डेली की डेली इंग्लिश एक प्रैक्टिस सेट का, वो कंटिन्यू चलता रहेगा। लेकिन दोस्त मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने ये देखा है कि नियम और जो इसके रूल्स वगैरह होते हैं, इसमें आप लोगों को काफ़ी दिक्कत आ रही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, कुछ जहाँ से हमेशा एरर्स वगैरह ये सारी चीज़ें हमेशा पूछी जाती हैं, मैं ये सोच रहा हूँ कि वो टॉपिक्स के रूल्स जो हैं वो मैं आपको एक अलग वीडियो में करा दिया करूँ, तो आपको ये करना आसान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने ये देखा है जब जब हम लोग इंग्लिश करते हैं, तो मैंने बहुत बार ये देखा है कि बच्चे कहते हैं सर इंग्लिश नहीं हो पा रही, कुछ बच्चे कहते हैं सर जी इंग्लिश इतनी सरल नहीं आएगी। तो उसी चीज़ को देखते हुए मैं सोच रहा हूँ कि आपको एक अलग से करा दिया जाए। खैर चलो, पहला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे हमारा इंग्लिश लैंग्वेज में पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि इन द फॉलोइंग सम पार्ट्स सेंटेंस में हैव एरर्स। ठीक है, तो इसका मतलब हमको एरर फाइंड करनी है। ठीक है, हमको क्या फाइंड करना है? एरर फाइंड करनी है। चलो हम लोग यहाँ पे एरर देखेंगे। क्या लिखा हुआ है? मॉडर्न मेडिसिन्स हैज़ स्कोर्ड सिग्निफिकेंट विक्ट्रीज अगेंस्ट बोथ इन्फेक्शंस एंड ट्रॉमा एंड द मेजर कॉज ऑफ टिल इल हेल्थ एंड डेथ, नो एरर। तो देखो, सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कहाँ पे क्या क्या चीज़ें आती हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बस दो ही चीज़ें होती हैं, दो नियम होते हैं कि सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट आता है और प्लूरल नाउन के साथ सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है, और ऐसे ही प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आती है। तो यहाँ पे हमको क्या करना था कि ये जो देखो मॉडर्न मेडिसिन्स एस लगा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो हैज़ नहीं हैव होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? यहाँ पे हैव होना चाहिए था। तो गलती किस में हो जाएगी? ये पहला पार्ट है, तो गलती किस में हो जाएगी? पहले पार्ट में गलती हो जाएगी। बस यही ढूंढना था हमको, और यही ढूंढने में थोड़े से नियम अगर आपको नहीं पता है तो दिक्कत हो जाएगी। खैर, सेकेंड नंबर हम लोग देखेंगे। फिर मॉडर्न साइंस हैव ब्रोकन मेनी मिथ्स अबाउट आवर फूड एंड डाइट। तो देखो यहाँ पर अब फिर ऊपर वाले सेंटेंस में और नीचे वाले सेंटेंस में दोनों में कोई अंतर नहीं है। वहाँ पे क्या था? वहाँ पे मॉडर्न मेडिसिन्स था, तो सब्जेक्ट जो था वो हमारा प्लूरल था, तो प्लूरल यूज हुआ था। यहाँ पे साइंस जो है वो हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ पे हैव का इस्तेमाल नहीं होगा। किसका इस्तेमाल होगा? हैज़ का इस्तेमाल होगा। तो ये लीजिए, ये भी आपका सही हो गया। मॉडर्न साइंस हैव नहीं होगा, जो मॉडर्न साइंस है उसके साथ हैज़ का प्रयोग होगा, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो मॉडर्न साइंस जो है ये हमारी सिंगुलर है, और सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, चलो देखो, एक चीज़ से हमको दो क्वेश्चन हो गए, एक ही नियम से दो क्वेश्चन मिल गए। चलो यहाँ पे देखो, आइडेंटिफाई द सेगमेंट अ सेंटेंस हैज कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। एरर फिर आ गया। आउटसाइड द सिनेमा हॉल देयर वाज अ क्यू ऑफ पीपल वेटिंग टू सी द मूवी। तो देखो आउटसाइड द सिनेमा हॉल, ठीक है, इसमें तो कोई गलती नहीं दिख रही। देयर वाज अ क्यू। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि देयर वाज क्यू लिखा हुआ है, और मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ। मैंने क्वेश्चन भी पढ़ा, उसके बाद जितने बार भी बोला देयर वाज अ क्यू, तो ये क्यू से पहले क्या होगा? आ लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो होती हैं उनके पहले हमेशा आर्टिकल्स का इस्तेमाल होता है। वो ए एन दी कुछ भी हो सकता है, लेकिन आर्टिकल का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इसकी मतलब ए लग जाना चाहिए था, तो क्यू वाला पार्ट गलत है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। चलो भाई आगे देखेंगे। लिखा हुआ आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इफ नो सब्स्टिट्यूट इज रिक्वायर्ड सेलेक्ट द नो सब्स्टिट्यूशन। नो सूनर है वाज दिस गेम। क्या लिखा हुआ है? नो सूनर वाज दिस नेम कॉल्ड आउट व्हेन ही वाज गॉन ऑन टू द स्टेज टू रिसीव द अवार्ड। अच्छा देखो, इसमें नो सूनर के साथ जो होता है, जो कॉर्लेटिव कंजक्शन देन होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो वेन लिखा हुआ है, तो वेन का तो इस्तेमाल हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे तो देन का इस्तेमाल होगा। देन का मतलब टी एच ए एन देन। तो नो सूनर के साथ जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो इस्तेमाल होती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर जो अदर वर्ड्स होते हैं वो आता है, उसके बाद नो सूनर देन होता है। हमेशा याद रखना, नो सूनर देन। तो यहाँ पे देन लग जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होगी वो प्रेजेंट केस में जो भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वेन की जगह पे क्या इस्तेमाल करना था? हमको देन इस्तेमाल करना था। तो यहाँ पे चेंज क्या करेंगे इसको? देन ही वांट। चलो, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आई हु योर फ्रेंड एंड वेल विशर शुड हैव बीन इन्फॉर्म अबाउट द डिसीजंस। ठीक है, चलो तो क्या हो जाएगा? हु आई एम, सॉरी आई हु एम। तो यहाँ पे आई के साथ हमेशा एम का इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पे एम कोई गलती नहीं होगी, तो एम का इस्तेमाल हम लोग आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि बाकी सारे आई के साथ कभी भी इस्तेमाल नहीं होते हैं। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको दिख रही होगी, छठे नंबर में फिल कुछ खाली जगह है, उसको हमको भरना है। चलो देखो क्या लिखा हुआ, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द करेंट इन्वायरमेंट इंक्लूड्स मेनी चैलेंजेस इन जनरल बट एयर पोल्यूशन इन। अब इन इसके लिए हमें ऑप्शंस देखने पड़ेंगे कि क्या है, क्योंकि बिना ऑप्शंस देखे हम लोग इसको आंसर को थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाएगा। पब्लिक, कॉमन, ओवरऑल और पर्टिकुलर। चलो अब हम लोग फिर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ।
द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द करेंट इन्वायरमेंट इंक्लूड्स मेनी चैलेंजेस इन जनरल बट एयर पोल्यूशन इन। जो देखो ऐसे जो ऑप्शंस थे अगर उसके हिसाब से देखें तो यहाँ पे तो फिर जो पर्टिकुलर ऑप्शन बनना आता है, क्योंकि उसका मतलब होता है विशेष, ठीक है, क्योंकि जो पब्लिक लिखा था उसका मतलब था सार्वजनिक, ओवरऑल का मतलब संपूर्ण, और कॉमन जो था उसका मतलब सामान्य। तो यहाँ पे उनके तो कोई अर्थ नहीं बनना है, बस एक पर्टिकुलर ही है जिसके साथ ये बन सकता है कि हाँ विशेष, ना विशेष, पर्टिकुलर का मतलब विशेष होता है तो विशेष। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द करेंट इन्वायरमेंट इंक्लूड्स मेनी चैलेंजेस इन जनरल बट एयर पोल्यूशन इन पर्टिकुलर, यानी कि जो एयर पोल्यूशन है वो बहुत विशेष है इस समय पे। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे आपका पर्टिकुलर बिल्कुल सही हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। चलो भाई पैसिव फॉर्म्स देखते हैं क्या हो जाएगा, इसको पूरा ऊपर कर लेते हैं तो दिख जाएगा। हाँ क्या हो जाएगा, अ ट्रैफिक पुलिसमैन फाइंड तरु फॉर जंपिंग द रेड लाइट। देखो जो ट्रैफिक पुलिस है उसने तरु को जो है फाइन जो है उसके ऊपर जुर्माना लगाया है, और क्यों, क्योंकि उसने रेड लाइट को जंप किया था, ठीक है। तो देखो द ट्रैफिक पुलिस फाइंड, अच्छा तरु द जंपिंग द रेड लाइट। अच्छा तो देखो यहाँ पे इसको हमें पैसिफाइज में करना था, तो क्या हो जाएगा, तरु, तरु के लिए सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे, क्यों, क्योंकि तरु का क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सबसे पहले आता है पैसिव फॉर्म में, और उसके बाद बाज या बर जो भी हमारी, अगर क्योंकि जिस हिसाब से उसकी हेल्पिंग वर्ब आती है, बाज बर मैंने क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे जो फाइंड लगा हुआ है ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, क्या है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ठीक, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो इसलिए वाज या बर आ जाएगा। फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो जो कि फाइंड और फिंड दोनों उसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक ही जैसी होती हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद बाई आ जाएगा और सब्जेक्ट आएगा, फिर जो अदर वर्ड्स बचते हैं वो ले लिए जाएंगे। तो देखो तरु, वाज, फाइंड, देखो तरु बाज फाइंड पहले ढूंढो, और ट्रैफिक तो इसको काट ही दो, तरु बाज फाइंड ये तो सही था, तरु इज फाइंड कर देंगे, तरु हैज़ बीन फाइंड, बस हमको सेकंड मिल गया, बस यही आंसर आपका सही हो जाएगा। तरु वाज फाइंड बाय अ ट्रैफिक पुलिस मैन फॉर जंपिंग द रेड लाइट, बिल्कुल सही, इसमें कोई गलती नहीं। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन, हमको इसका भी पैसिव बनाना है। द मैकेनिक रिपेयर्ड माई बाइक, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, माई बाइक, अब रिपेयर्ड इसमें बना हुआ था, तो ये रिपेयर्ड है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इसका मतलब वाज या बर आ जाएगा, तो माई बाइक बाज, ठीक, क्योंकि सिंगल है। अब हैज़ बीन काट दीजिए, वाज है अभी इसको रखते हैं, ठीक है, और इसमें इज है काट दीजिए, माई बाइक वाज, अब इसमें बीइंग तो आ नहीं सकता, क्योंकि जो हमारा ऊपर सेंटेंस था वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में था, ना कि हमारा परफेक्ट टेंस में, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, वाज रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक हो जाएगा, बिल्कुल सही। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन द इनडायरेक्ट स्पीच। अच्छा इनडायरेक्ट बनाना है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 9 नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आज बड़े बड़े हैं भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं है, चलो हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। द प्रोफेसर सैड टू द मीडिया पर्सन्स फ्रॉम आवर रिसर्च वी हैव कम टू द कंक्लूजन दैट देयर इज लाइफ ऑन दैट प्लान, ठीक। तो चलो इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो द प्रोसेसर इन्फॉर्म्ड, नहीं इन्फॉर्म तो नहीं होना चाहिए था, तो ये तो ऐसे ही कट कर दीजिए, इन्फॉर्म तो नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के साथ जो है कंजक्शन जो है दैट का प्रयोग होता है वो तो आपको पता है। रिपोर्टिंग वर्ब जो होगी वो हमारी पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच भी किस में होगी, पास्ट टेंस में जो होगा उसको हम लोग चेंज कर देंगे, टेंस चेंज कर दिया जाता है। और जो नरेशन जो नियम होता है उसके अनुसार अगर प्रोनाउन है तो उसको भी हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है। तो देखो द प्रोसेसर सैड, ये तो बिल्कुल हो जाएगा, और लास्ट वाला जो टोल्ड है ये भी कट जाएगा। अब बच्चे आपके पास सैड वाले दो, तो द प्रोफेसर सैड टू द मीडिया पर्सन, द प्रोफेसर सैड टू द मीडिया पर्सन्स दैट फ्रॉम देयर, तो यहाँ पे पर्सन्स के बाद फ्रॉम डायरेक्ट आ गया, दैट आना चाहिए था, मैंने बताया कि दैट आता है, तो वो दैट तो इसमें आया नहीं था, तो ये भी गलत हो गया, बचा कौन सा, सी वाला, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देखो जब तक आप बिल्कुल नियम से करोगे आपको सारी चीज़ें तो बहुत आसान हो जाएगा करना। चलो फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, अस्टर लिखा हुआ है, अस्टर का मतलब होता है कठोर या मजबूत, ठीक है, कठोर या मजबूत होता है। फिर अब इसका हमको अप्रोप्रिएट सिनोनियम बताना था, तो सिनोनियम का मतलब क्या हो जाएगा, तो भाई देखो जो मजबूत होना चाहिए तो वो भी, अब यहाँ पे केयरलेस, केयरलेस का मतलब होता है जो मतलब लापरवाह होता है, तो वो तो हो नहीं सकता, ठीक है, लापरवाह। स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट का मतलब कठोर होता है, हाँ ये ले सकते हैं, देखो कठोर मिल गया ना, स्ट्रिक्ट का मतलब कठोर होता है और यही आपका आंसर बन जाएगा। बाकी जेनरस, जेनरस का मतलब क्या होता है, जो उदार होता है। फिर अनविलिंग, अनविलिंग का मतलब क्या होता है, जो अनिच्छुक या अप्रसन्न कह सकते हैं, अप्रसन्न, ठीक है। फिर चलो अगले क्वेश्चन की तरफ, 11 नंबर में क्या लिखा हुआ, 11 नंबर में लिखा हुआ इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर गिवन फोर अल्टरनेटिव सेलेक्ट द बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग, यानी कि सिनोनियम इसमें भी बताया, ये नज लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कोहनी को छूना होता है, कोहनी से छूना, ठीक है। अब अलाउ, अलाउ का तो मतलब अनुमति देना होता है, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं, लीव एंड ऑल आपको पता है, अकेला छोड़ देना या अकेला रहना। फिर
पोक लिखा हुआ है, पोक का मतलब ये क्या होता है, ढकेलना या परेशान करना या चिढ़ाना। ठीक, और विदड्रॉ का मतलब क्या होता है, समाप्ति या खत्म कर देना। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा वो पोक हो जाएगा। चिढ़ाना एक तरीके से कह सकते हैं, नज का मतलब NUDG, न्यूज़ का मतलब जो नज होता है इसका मतलब चिढ़ाना होता है। चलो फिर देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है एडमोनिश लिखा हुआ है। एडमोनिश का मतलब होता है धिक्कारना। ठीक है, जैसे नहीं होता है कि डांट के भगा दिया, उसी को कहते हैं धिक्कारना। तो या तो हम लोग इसको धिक्कारना भी लिख सकते हैं या डांटना भी लिख सकते हैं। तो वार्न, वार्न का तो मतलब जो होता है आपको चेतावनी देना होता है। स्कॉल्ड, स्कॉल्ड का भी मतलब डांटना ही होता है। स्कॉल्ड का मतलब क्या होता है, स्कॉल्ड का भी मतलब डांटना ही होता है। तो इसका तो हमें ये तो बताना नहीं था, क्या बोलते हैं, एंटोनियम तो बताना था, सिनोनियम तो बताना नहीं था, तो ये तो हो नहीं सकता। फिर लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, चिढ़ लिखा हुआ है। चिढ़ का मतलब भी डांटना ही होता है एक तरीके से, तो ये भी हो नहीं सकता। फिर अप्लाउड, अगर हम लोग डांट रहे हैं तो अप्लाउड मतलब होता है खुशी शाबाशी देना। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि प्रशंसा करना। ठीक है, तो यहाँ पे बस डांटने का, प्रशंसा करना हो जाएगा। चलो फिर एंटोनियम देखना है, तो क्या लिखा हुआ है, नैक, NKNACK। तो नैक, नैक नैक का मतलब होता क्या है, तो इसका मतलब होता है कुशलता। ठीक है, इसका मतलब होता है कुशलता। फिर जब कोई कुशल होगा तो एबिलिटी भी लगभग कुशलता की तरीके से ही होता है। एबिलिटी का मतलब योग्यता होता है वैसे। फिर इंटीमिडेट का मतलब क्या होता है, जो इंटीमिडेट होता है इसका मतलब डराना होता है। ठीक, फिर लाउंसी लिखा हुआ है, इसका मतलब तो पागलपन होता है। ठीक, फिर इनएबिलिटी, इनएबिलिटी का मतलब क्या होता है, ये अयोग्यता होता है। ठीक, तो नैक का मतलब कुशलता और इनएबिलिटी का मतलब अयोग्यता। चलो 14 नंबर में देखो भाई क्या हो जाएगा, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ है, अगर पहली एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ है, दूसरा एडवर्सरी लिखा हुआ है, तीसरा एडवांटेजिनियस लिखा हुआ है और तीसरा एडवेंचरस लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पे हम लोगों को इसको जो करेक्टली स्पेल्ड देखा जाएगा तो एडवर्टाइजमेंट में जेड नहीं बनता। ठीक है, ADVERTISEMENT होता है, इसका मतलब विज्ञापन होता है। एडवर्सरी का मतलब विरोध होता है, ADVERSARY होता है, तो यहाँ पे ये गलत है। फिर एडवेंचरस, तो एडवेंचरस की अगर हम लोग स्पेलिंग देखेंगे तो ADVENTUROUS होता है, TUROS, तो यही बिल्कुल सही लिखिए और इसका मतलब होता है साहसिक। ठीक है, फिर जो एडवेंटेजियस लिखा हुआ है, एडवेंटिजियस लिखा हुआ है, एडवेंटिजियस का भी मतलब जो है ADVANTAGEOUS, इसका मतलब लाभदायक होता है। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब हमको फिर जो लुमिनिसेंट लिखा हुआ है, देखो हर स्पेलिंग में एक ही जैसा प्रोनाउंसिएशन लगभग एक जैसा होगा। ठीक, लुमिनिसेंट का मतलब जो होता है, जो ल्यूमिनस हम लोगों के यहाँ घर में जो इन्वर्टर लगे होते हैं, ये उसी तरीके से मिलता हुआ है। तो LUMINESCENT ल्यूमिनिसेंट होता है, और ये आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिख जाएगा। ठीक है, LUMINESCENT। ठीक, तो ल्यूमिनिसेंट इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ताप दीप्ति, मतलब होता है इसका। Select the option that can be used as one word substitution. चलो, the branch of physics concerned with the properties of sound। अच्छा, तो इसको तो फिर मतलब ये तो लिखा हुआ है ध्वनि विज्ञान के संबंधित में लिखा हुआ है, अगर इस तरीके से देखेंगे तो ऑकस्टियस जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है ध्वनि विज्ञान। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। 17 नंबर, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम दे रखा है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, नॉकआउट लिखा हुआ है, जॉन्क आउट लिखा हुआ है। क्या, मैं तो नॉकआउट पढ़ रहा है यार, ये नॉकआउट कहाँ से आ गया मेरे दिमाग में। चलो खैर, जॉन्क आउट लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है बेसुध होकर सो जाना, मतलब घोड़े बेच के सो जाना। ठीक है, बेसुध होकर सो जाना। ठीक है, बेसुध होकर सो जाना, तो टू फॉल asleep। अगर आप जो बेसुध होकर सोते हैं तो इसका मतलब टू फॉल asleep, एंग्री एंड हर्ट, इटर्नल फेम विदाउट होप। तो कुछ तो बन नहीं रहा, बस खाली एक ही स्लीप के बारे में दे रखा है और यही आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम। ठीक है, थ्रू आउट हिज स्पीच द क्राउड वॉज ऑल ईयर्स। तो क्राउड वॉज ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स का मतलब होता है ध्यान से सुनना। तो मेकिंग लॉट ऑफ नाउस, अगर ये हो जाएगा तो वो सुन तो पाएंगे नहीं। फिर कवरिंग देयर ईयर्स, अरे वो कवर कर लेंगे तो सुनेंगे कैसे। वेरी अटेंटिव, टॉकिंग लाउडली, अरे तेज बोलेंगे तो भी नहीं सुन पाएंगे। वेरी अटेंटिव मतलब बहुत ध्यानपूर्वक। चलो यहाँ पे एक पैराग्राफ गिवन हमको जम्बल्ड मतलब दिया हुआ है, 4 पार्ट में टूट के हमको एक ही पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको हमको क्या करना है, मिलाना है। चलो देखो यहाँ पे देखो, हिंदी में निकालोगे तो नहीं बना पाओगे। क्या लिखा हुआ है, एज अ रिजल्ट ही हैड अ डेप्ट ऑफ $500 million एज
the time of his death. Unfortunately, he began spending lavishly and anything he desired, not what he actually needed. Michael Jackson, called the king of pop music, stayed at the टॉप ऑफ हिज कैरियर फॉर मेनी ईयर्स। देखो ये तो फिर बनना है पहला, क्यों? क्योंकि इसके अलावा अभी तक कोई भी सेंटेंस उस तरीके से स्टार्ट नहीं हुआ था। ठीक है, चलो फिर देखो, फिर लिखा हुआ ही वॉज रिस्पेक्टेड फॉर हिज वर्क कल्चर, ही वुड स्पेंड लॉन्ग नाइट्स एट द स्टूडियो टू फिक्स अ नोट करेक्टली इन अ सॉन्ग। तो देखो माइकल जैक्सन के बाद ही वाला ये भी बिल्कुल सही बनना है। तो आपको क्या देखना, 3 और 4, 3 से कौन स्टार्ट हो रहा है? सिर्फ एक अकेला बी, बस ये। आप इनको ज़्यादा कभी मत सोचा करो कि हमें पूरी मीनिंग सबकी पता हो जाए, हम पूरा आसानी से कर लेंगे ना, बिल्कुल भी मत चक्कर में पड़ो भाई। ऑप्शन निकालो, ऑप्शन से जितना काम हो जाए उतना करो, बस बाकी छोड़ दो। चलो 20 नंबर देखो क्या हो जाएगा। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। फिर एरर आके कोई दिक्कत नहीं। द प्राइस ऑफ अ टोमेटोज हैज़। अब देखो जब टोमेटोज लिखा हुआ है तो जब टोमेटोज हो जाएगा तो टोमेटोज के स्थान पर जो अगर इसका देखेंगे तो टोमेटोज़ क्या है, टोमेटो होता, एक टोमेटो होता तो हैज़ बिल्कुल सही था, लेकिन यहाँ पे टोमेटोज ज़्यादा हैं तो ज़्यादा मतलब प्लूरल हैं, तो प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का भी इस्तेमाल होगा। तो यानी कि हैज़ यहाँ पे गलत है, हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए था, हमें हैव का इस्तेमाल करना चाहिए था। तो यानी कि इसमें टोमेटोज हैज़, ये पार्ट नंबर सी आपका गलत हो जाएगा। चलो 1 से लेकर 25 तक यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, हमको इनको भरना है। लाइफ ऑफ पीपल ऑफ द अमेजॉन बेसिन इज स्लोली क्या, स्टडीइंग, मॉडिफाइंग, सिंप्लीफाइंग या चेंजिंग। तो वहाँ के जो लोग होंगे, कहाँ, अमेजॉन जंगल के, तो वहाँ के लोगों की जो लाइफ है वो कैसी हो रही है, स्लोली कैसी हो रही है, तो चेंज हो रही है। तो यहाँ पे चेंज, मॉडिफाई तो नहीं होगी क्योंकि लाइफ है, तो मॉडिफाई तो ऐसे नहीं हो सकती। तो वो क्या हो रही है, क्योंकि स्टडीइंग का मतलब होता है जो नियमित होते हैं वो नियमित नहीं, मॉडिफाइंग का मतलब जो बदलाव वैसा वाला बदलाव नहीं। ठीक है, जैसे हम लोग बाइक में मॉडिफाई कराते हैं, कुछ था उसकी जगह पे कुछ लगा ली, इनकी लाइफ पूरी क्या हो रही है, बदल रही है। तो ये वो वाला बदलाव नहीं है, क्योंकि इसीलिए इन्होंने मॉडिफाइंग दिया था कि बच्चा मॉडिफाई लगाए। फिर सिंप्लीफाइंग मतलब सरल करना, वहाँ की ज़िंदगी सरल तो है नहीं, जंगल में रहना कहाँ सरल हो पाएगा भाई। इन द ओल्डर डेज द ऑफ द फॉरेस्ट, पुराने समय में फॉरेस्ट क्या था, थिक, कोर, डीप और हर्ट। तो कैसा था, तो वो हर्ट का मतलब क्या होता है, हृदय। तो जो अमेजॉन बेसिन के जंगल कहे जाते हैं वो पृथ्वी के हृदय कहे जाते हैं, बिल्कुल भैया सही हो जाएगा, तो हार्ट को ही लेना पड़ेगा। ऑफ द फॉरेस्ट कुड बी रीच ओनली बाई द रिवर। तो सॉरी क्या लिखा था, ऑफ द फॉरेस्ट कुड बी रीच ओनली बाई द रिवर। हाँ, तो मतलब जो नदियाँ थी उन्हीं के माध्यम से हम लोग पहुँच सकते थे उस रिवर के अंदर तक। तो देखो क्या लिखा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, बोटिंग, बोट के माध्यम से, नेविगेटिंग, स्विमिंग, और अरे नहीं सब तो बेकार दे रखे हैं, फिर नेविगेटिंग ही, क्योंकि उसी के माध्यम से हमको नेविगेशन मिलता था कि हमको नदियों के माध्यम से किधर जाना है। वो कौन सा एक वो आता है प्रोग्राम यार, वो जिसमें वो कुछ भी खाता रहता है, कहीं भी कूद जाता है, तो उसमें भी तो नदियों को कहता है ना, नदी के पानी के बहाव के सहारे चलते रहिए, आप जो है किधर पहुँच जाएंगे, आप दक्षिण दिशा में पहुंच जाएंगे, उत्तर दिशा में पहुंच जाएंगे, ऐसे बोलता है ना वो, तो वो नेविगेट करती हैं। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर में क्या लिखा हुआ था, रीच्ड ओनली बाय द नेविगेट द रिवर इन 1970 द ट्रांस अमेजॉन हाईवे। तो जो अमेजॉन हाईवे थे वो किस तरीके के थे, मेक, मेड, इज़ मेकिंग, वाज मेकिंग। अच्छा उस समय पे जो क्या रहा होगा, अगर उसके हिसाब से देखें तो मेड तो पास्ट फॉर्म में होगी, ठीक है, क्योंकि 1970 के दशक की बात कर रहा है, तो उस समय पे क्या होगा, अगर पास्ट में है तो उस हिसाब से तो फिर मेड बनना चाहिए, क्योंकि 1970 के दशक की बात हो रही है ना, क्योंकि उस समय पर उन्होंने हाईवे बनाए होंगे, तो पास्ट में है तो मेक तो हो नहीं सकता, तो मेड हो जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है कि इन 1970 द ट्रांस अमेजन हाईवे मेड ऑल पार्ट्स ऑफ द रेन फॉरेस्ट। तो रेन फॉरेस्ट को उन्होंने क्या किया था, एक्सेसिबल, रिस्ट्रिक्टेड, पॉसिबल या ऑपरेटिव। तो सिंपल सी बात है कि उन्होंने क्या किया होगा, एक्सेसिबल मतलब उपलब्ध होने वाले, वहाँ तक आप जा सकते हैं, तो उसके लिए इन्होंने जो है हाईवे बनाए होंगे, इस तरीके के हाईवे। ठीक है, चलो दोस्तों देखो आज का जो प्रैक्टिस सेट था बहुत ज़बरदस्त था, कोशिश कीजिएगा कि इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। तुक्के मत लगाना, क्योंकि तुक्के लगाने से अगर आपके 25 में 23 भी सही हो रहे हैं तो दोस्त वो आपके ऑथेंटिक नंबर नहीं माने जाएंगे, और ना ही ज़रूरी है कि आप वहाँ पर जाके आपका तुक्का लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए उस चीज़ को साइड करना, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप अपने तरफ से अपने अच्छे से कर पाएँ उतने ही करना। ये मत करना कि नहीं मुझे तो आते हैं या मैं इतना कर पा रहा हूँ तो मैं ही कर दूंगा, नहीं ऐसा नहीं है, आपको वही करना है जो सिर्फ आता है। अगर आप 12 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ही कर पा रहे हैं तो 10 ही करना। ये धीरे धीरे अभी पेपर तक हम लोग इस 10 को लेके जाएंगे 20+ तक। ठीक है, तो आप उतना ज़्यादा भागना मत, जो आता है सिर्फ वही करना। चलिए दोस्तों, भाई सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। चलिए दोस्तों, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।